हेलो एवरीवन, सी फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एबीसी, जिसमें हमने चैप्टर वाइज कौन से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, ये निकाला। और उसमें हमने डिस्कस किया था कि अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ओपिनियन नहीं बनाया है, मैं आपके साथ फैक्ट शेयर कर रहा हूं कि पिछले 12 अटेम्प्ट का एनालिसिस करने पर हर पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से ऐसे टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम्स, एक से ज्यादा बार पूछे गए, उन्हें मोस्ट आस्क्ड लिखा। जो सिर्फ एक बार पूछे गए उन्हें ओकेजनली आस्क्ड लिखा, और जो एक बार भी नहीं पूछे गए उन्हें नॉट आस्क्ड लिखा। ये हमारे लिए शानदार रिसर्च हो सकती है, जिसके बेसिस पे हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। कोई टॉपिक जैसे कंसोलिडेशन में सोच रहा था छोड़ने की, तो नहीं, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम उसको एटलीस्ट कवर कर सकते हैं। और जो हमारे सी कैटेगरी चैप्टर्स है वहां पे हम डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है या पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके बेसिस पर मैंने ये आइडेंटिफाई किया है कि मेजॉरिटी चैप्टर में दोस्तों 20% ऑफ द टॉपिक हैव बीन आस्क्ड 80% प्लस टाइम। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम एक शानदार तरीके से फोकस्ड प्रिपरेशन एफआर की ऐसी कर सके कि हम एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके, अगर पेपर पैटर्न सेम रहता है तो। बस एक बात ध्यान रखना कि नॉट आस्क्ड टॉपिक को पूरा छोड़ मत देना, क्यों? क्योंकि ये पूरा डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं हर चैप्टर में कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछे गए। एक बार मैं आपको मेरी अप्रोच बता देता हूं क्या रही। सबसे पहले मैंने क्या किया, हर अटेम्प्ट के मैंने इस तरह से किस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन और उसके किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया, इसको बढ़िया फिर मैंने सॉर्ट कर दिया इस तरह से चैप्टर वाइज, और देख लिया क्या क्या टॉपिक के क्वेश्चन है। उसके बेसिस पे अपन ने ये एनालिसिस प्रिपेयर कर दिया। मैंने देखे 12 अटेम्प्ट पर ये पूरा एनालिसिस 8 अटेम्प्ट के ऊपर बेस्ड है, दिसंबर 21 से अभी तक, क्योंकि मुझे लगा वो ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है अभी के पेपर्स का। उससे पहले का देखने से हमारा रिसर्च थोड़ा गलत जा सकता था। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों किससे, कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन। इनमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आते हैं। कंसोलिडेशन विद सब्सिडरी के जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है, अपन सब वाकिफ है इससे। प्लस डेट ऑफ एक्विजिशन पे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का भी क्वेश्चन कई बार आया है, जिसे कई स्टूडेंट बिजनेस कॉम्बिनेशन कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ डेट ऑफ एक्विजिशन की अकाउंटिंग है। मेरे लिए कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज वन कंबाइंड चैप्टर। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं विद मल्टीपल एडजस्टमेंट, यही रिपीटेटिवली पूछा गया है। कभी से क्या चीज आई है, नॉट मोर देन वंस। एसोसिएट के साथ कंसोलिडेशन, चेन होल्डिंग, रिवर्स एक्विजिशन, सेल ऑफ स्टेक, जॉइंट ऑपरेशन। तो जो छोड़ रहे हैं कि पूरी तरह से कंसोलिडेशन स्किप करना है, आप एटलीस्ट इस पे फोकस करके फर्स्ट कवर कर लो। बट डेफिनेटली एक बार भी कंसोलिडेशन में एग्जाम्पशन किसको है, कंसोलिडेटेड P&L, कैश फ्लो, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट एंटिटी रिलेटेड डिस्कशन नहीं आए। आप डेफिनेटली अगर मानते हो कि पेपर पैटर्न कंटिन्यू करेगा तो इन चीजों पे कम ध्यान दे सकते हो, एक्सेप्ट फॉर एमसीक्यूज। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बॉस ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और इसमें अगर आप देखोगे ना तो प्राइमरीली आपके क्वेश्चंस अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, उसे पूरा खंदेड़ डालो, मॉडिफिकेशन और डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव्स, ये ही पूछा जाता है बार 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 बार। आप देखिए अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये उसी की अकाउंटिंग का पार्ट है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाले क्वेश्चन, इनिशियल रिकॉग्निशन फेयर वैल्यू पे नहीं होता है, तो जैसे इंटरेस्ट फ्री सिक्योरिटी, डिपॉजिट फॉर रेंट, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, लोन टू एम्प्लॉय, सब्सिडरी को लोन दिया, वो सब क्वेश्चन पूछे गए मल्टीपल टाइम्स, इस तरह के सवाल है। डी रिकॉग्निशन और अर्ली डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया है तो ये भी देखना है। और डेरिवेटिव, एम्बेडेड डेरिवेटिव। फाइनेंशियल गारंटी और इम्पेयरमेंट एक बार आया है तो अपन फिर भी कवर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली फाइनेंशियल एसेट पे फेयर वैल्यू मेथड, एफईटी, ओसीआई, एनआर, इक्विटी शेयर वगैरह का नहीं पूछा गया। एसीएम के अलावा फाइनेंशियल लाइबिलिटी को मेजर करने के क्वेश्चंस अभी तक नहीं आए। रेगुलर वे परचेज सेल कभी क्वेश्चन नहीं पूछा। रिक्लासिफिकेशन फाइनेंशियल एसेट में मेथड चेंज करना फ्रॉम एसीएम टू एफईटी, ओसीआई, हेज, ये सब नहीं पूछे इन दीज प्रीवियस अटेम्प्ट्स। इंडेस 1 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए, और सबसे अच्छी चीज है कि इस बड़े सारे चैप्टर में से सिर्फ प्राइमरीली 2 ही चीजें पूछते हैं, एक करंट नॉन करंट क्लासिफिकेशन और दूसरा ब्रीच ऑफ लोन कन्वेनेंट। इसके बाहर कुछ नहीं पूछा है, एक्सेप्ट एक बार ऑफसेटिंग और एक्सेप्शनल आइटम रिसेंटली पूछा था। बाकी फॉर्मेट, उसका प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, दूसरे डिस्क्लोजर, राउंडिंग ऑफ, इस तरह की कोई चीज नहीं पूछी हुई है। नेक्स्ट, इंडेस 2 कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर आए, ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग के। एनआरवी रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया, अदरवाइज डेफिनेशन, डिस्क्लोजर, कॉस्ट टेक्निक, फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन, रिटेल सेल प्राइस मेथड, कुछ नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर ऑपरेटिंग कैश फ्लो विद इनडायरेक्ट मेथड
से ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने का एक बार क्वेश्चन आया था और फॉरेन करेंसी कैश फ्लो आया था। बाकी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो बहुत सारे दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल आरटीपी एमटीपी में भी आ जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं है जिसमें पूरा बैलेंस शीट P&L दिया और उससे आपको पूरा कैश फ्लो बनाना है। ये सब पिछले 8 अटेम्प्ट की बात है। हाँ, इंडिया स्टेट अकाउंटिंग पॉलिसी में अब क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी रिसेंट पास्ट में बढ़ गई है, जिसमें प्राइमरली प्रायर पीरियड आइटम है या चेंज इन एस्टिमेट ऐसा पूछते हैं। चेंज इन पॉलिसी पे अलग से कुछ आता नहीं है, बट आप पढ़ते हो तो एक ही साथ पूरा स्टैंडर्ड कवर करते हो। इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग डेट एक बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट सा स्टैंडर्ड है। जब क्वेश्चन आए हैं इसके, वो भी एक आध बार, जिसमें एक क्वेश्चन में मल्टीपल एडजस्टमेंट दे दिया और पूछ लिया कि इसका किसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा, किसका नहीं आएगा। इंडेस 12 सरप्राइजिंगली इज नॉट रियली बीन आस्क्ड टू मच टाइम मेनी टाइम्स, और इसमें जो भी चीज़ें आई है इसमें ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही चीज़ बार बार पूछते हैं। तो कभी उन्होंने पीपी डेप्रिसिएशन पे डिफर्ड टैक्स निकालने का पूछा, तो कभी प्रूडेंस बेस्ड के ऊपर, कभी बोल दिया रिकनसाइल करके बताओ कि भैया हमारा टैक्स एक्सपेंस क्यों करंट टैक्स जैसे मैच नहीं हो रहा है, तो करंट टैक्स टू डिफर्ड टैक्स को मैच करने का। 16 एक इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसमें कई बार आपने क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स आते हैं और बहुत अच्छी बात है ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे कॉस्ट। डीआरएस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके क्वेश्चंस 1637 किसी से भी रिलेटेड बोल दो मल्टीपल टाइम्स आए, जो डीकमिशनिंग, रिस्टोरेशन और सिमिलर लाइबिलिटी की अकाउंटिंग है। कॉस्ट ऑफ पीपी मतलब एक्विजिशन पे अपन होता है ना, वो लैंड खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, ये खर्चे किए, इतने महीने में कंप्लीट हुई, फिर कंपोनेंट में ये था और उसके बाद इसको डिप्रिशिएट करा, ये वैल्यू। और ये वाले क्वेश्चंस कि ये पीपीआई आईपी या इसका यूज चेंज हो गया तो रिक्लासिफिकेशन, जो इंडेस 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आता है उसके क्वेश्चन। रिवैल्यूएशन एक बार पूछा है, अलग से कंपोनेंट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं आया है, हालांकि एज अ पार्ट आया। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर, पीपी की डेफिनेशन बेस्ड, डिस्क्लोजर बेस्ड क्वेश्चंस तो ऐसे भी कहीं नहीं आए। 19 बहुत सिंपल है, इंडेस 19 में एक ही सवाल पूछते हैं, ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्लान एसेट्स, और उन दोनों के बेसिस पे उसके डिस्क्लोजर P&L बैलेंस शीट में किया जाएंगे, जिसमें ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर के कंट्रीब्यूशन, एक्चुरियल अजम्पशन के चेंजेस, फेयर वैल्यू चेंजेस, इंटरेस्ट, ये सब निकालना होता है। इसके अलावा कुछ सच में इंटरेस्ट ही नहीं है इनका। मतलब आप समझो कि ये हमारे पूरे के पूरे इंडेस 19 का 20% भी नहीं होगा, और यही पूछते जब भी पूछते। एम्प्लॉय बेनिफिट जैसा स्टैंडर्ड, अगर आप परेशान हो रहे हो, इसको तो डेफिनेटली कवर करना। देन इंडेस 20 पे आ जाए तो इसमें रेवेन्यू ग्रांट्स पे फोकस ज़्यादा है, बाकी रिफंड ऑफ ग्रांट्स और इस तरह की जो चीज़ें है, तो आई विल रादर से एवरीथिंग एल्स, उसके ऊपर फोकस एज सच नहीं रहा है। ऐसे भी इसके क्वेश्चंस बहुत कम आए। इंडेस 21 में क्वेश्चंस डिसेंट है फिर भी। फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि फॉरेन करेंसी में लोन लिया, कोई एसेट खरीदा, उसको रिवैल्यू किया, उस तरह के। बट सरप्राइजिंगली फॉरेन ऑपरेशन, जैसे फॉरेन ब्रांच है उसको कन्वर्ट करो, उसके ट्रायल बैलेंस को रुपीज में, या फॉरेन सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेशन करो, इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, गुडविल फॉरेन करेंसी में अगर आपकी सब्सिडरी फॉरेन कंट्री की और फॉरेन करेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो गुडविल कंपटीशन भी पूछा गया। बोरोइंग कॉस्ट लेस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, वेरी लेस आस्क्ड। इसमें जेनरिक बोरोइंग और स्पेसिफिक बोरोइंग का कैपिटलाइजेशन पूछा है, जो ही पूछा जा सकता है इसमें। बाकी क्वालिफाइंग एसेट बेस्ड, वो फॉरेन करेंसी बोरोइंग में होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन टू द एक्सटेंड रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट निकालना, ग्रुप की बोरोइंग में कितना कैपिटलाइज होगा, इन सब के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। 33 में यस, डाइल्यूटेड ईपीएस, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के 2 बार क्वेश्चन पूछे गए। बाकी डाइल्यूटेड ईपीएस में कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कैसे निकलेगा। बाकी जो बेसिक ईपीएस में होता है ना, जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड, क्यूमुलेटिव वगैरह, या बोनस राइट जो इंटर में बहुत पढ़ते थे, या ईसॉप वेस्ट होना बाकी है, तो उसमें जो खर्चा आपका बुक नहीं हुआ है, अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट का एडजस्टमेंट होता है। इनफैक्ट मल्टीपल पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर वाले क्वेश्चन जिसमें एक से ज़्यादा है, रैंकिंग निकाल के निकालना है आपको, डाइल्यूटेड ईपीएस, ये सब तरह के, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंटिजेंटली इश्यूएबल ऑर्डिनरी शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ये सारे टॉपिक है ईपीएस के अंदर, क्वेश्चंस नहीं। दोस्तों आप बताओ, यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक के, आपको समझ में आ रहा है इसमें कि अगर अपन रिसर्च करके देख रहे हैं तो इंस्टीट्यूट का पैटर्न अगर वो कंटिन्यू करता है तो काफ़ी लिमिटेड चीज़ों में इंस्टीट्यूट एग्जाम में खेल रहा है, ये चीज़ साफ साफ दिख रही है। और अगर आप लोगों को लगता है कि सर इसके ऊपर एक मैराथन हो जाए जिसमें सिर्फ मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स या ओकेजनली आस्क्ड टॉपिक्स सिर्फ उतने कवर हो जाए हर चैप्टर में, विथ 1 क्वेश्चन ऑन ईच, तो दोस्तों कमेंट में लिखना 200 लाइक्स अगर होते तो वी विल टेक दैट मैराथन ऑफ जस्ट मोस्ट आस्क्ड एंड ओकेजनली आस्क्ड टॉपिक्स विथ क्वेश्चन, खत्म, और कुछ भी नहीं। चलिए अब आते हैं 34 पे, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। इसमें
इंस्टीट्यूट अभी पिछले 3 एक अटेम्प्ट से नहीं पूछ रहा है, पर उससे पहले क्वेश्चन आते थे तो 2 तरह के। पहला टैक्स एक्सपेंस, जिसमें वेटेड एवरेज एनुअल इफेक्टिव टैक्स रेट के ऊपर या कोई भी टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट का और दूसरा वो क्वेश्चन में 3-4 एडजस्टमेंट दे देते थे और बोलते थे कि भैया इंटरिम में हमने क्या किया, इस खर्चे को डेफर कर दिया, इस खर्चे को अभी बुक कर दिया, तो बताओ करेक्टेड प्रॉफिट क्या होंगे। बाकी प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, कंपेरेटिव पीरियड कितने समय का आएगा, उस सबसे रिलेटेड नहीं है। इंटैंजिबल एसेट पे आते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल एसेट पे, सीजीयू पे, गुडविल पे और रिवर्सल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक है। गुडविल का ऑब्वियसली बात है, पहले भी डिस्कस किया। बाकी वैल्यू एंड यूज़ निकालना या कॉर्पोरेट एसेट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। इसको मैं सजेस्ट करूंगा कॉम्प्रिहेंसिवली करें, बस स्पेशल इश्यूज़ पे भले फोकस ना करें। 38 एज सच कोई मेरे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है बताने की कि इसमें कुछ खास आया है। 40 पे अगर मैं आता हूँ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, तो इसमें कई बार क्वेश्चन ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी या पीपी क्लासिफिकेशन के और दूसरा यूज चेंज होने पे रिक्लासिफिकेशन के। एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आया था एक बार, जिसमें पूरी जन्म चिट्ठी थी उसकी, खरीदा, उसके बाद उसको फेयर वैल्यू किया, तो उसके डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन सब बताने का वो क्वेश्चन एक बार आया है। बाकी डे रिकॉग्निशन, लीज होल्ड, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे ही छोटा सा स्टैंडर्ड तो कवर ही कर लूँ। गवर्नमेंट ग्रांट में कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आता है, वो होते हैं ना मिल्क काउस वाले कि भैया बछड़ा इतना छोटा था, वो फिर इतने पैदा हो गए और फिर इतने गायें हमारे पास थी, इतना मिल्क दिया, उस टाइप के। बाकी डेफिनेशन बेस्ड, कवरेज बेस्ड, स्कोप बेस्ड वाले क्वेश्चंस, डिस्क्लोजर बेस्ड नहीं। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन पूछने लग गए और इसमें कोई सेट पैटर्न नहीं है दोस्त। कोई भी एडजस्टमेंट टेस्ट करते हैं तो इसे कवर करो तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना। शेयर बेस्ड पेमेंट, इसमें क्वेश्चन अभी तक कोई भी गुड्स और सर्विस एक्वायर्ड अगेंस्ट इश्यू ऑफ शेयर्स का नहीं है। जब भी क्वेश्चन हमें मिला है, किसका मिला है, एम्प्लॉय प्लान्स का, और उसमें सब पूछा है, इक्विटी सेटल्ड, कैश सेटल्ड, इक्विटी और कैश सेटल्ड यानी स्टॉक अप्रिसिएशन रेट भी पूछा है, हिसाब भी पूछा है, ऑल्टरनेट ऑप्शन भी पूछा है और चेंज इन टर्म्स, मॉडिफिकेशन टू द प्लान भी क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल में हेल्ड फॉर सेल और डिस्पोजल ग्रुप के, और एक बार नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल से हेल्ड फॉर यूज हो गया तो उसका रिक्लासिफिकेशन। बाकी जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन वाला पूरा आखिरी में सेक्शन है ना, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं। कब क्लासिफाई करेंगे, डेट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्या होगी, उसके डिस्क्लोजर क्या होंगे, वो सब कुछ नहीं है। रिपोर्टेबल सेगमेंट और डिस्क्लोजर, 2 ही क्वेश्चन 108 में आते, कि इनमें से कौन से रिपोर्टेबल आइडेंटिफाई करो या फिर डिस्क्लोजर क्या दोगे। बाकी जितने डेफिनेशन और दूसरे जमाने भर की जो चीज़ें, कुछ नहीं पूछा है। 108 ये क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग। 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, यार इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छी मिली मुझे, आप इसको छोड़िएगा मत, इसको अच्छे से करना। और इसमें बस इनकम बेस्ड वैल्यूएशन ज़्यादातर पूछा हुआ है, तो वो अप्रोच दे देते आपको, या तो कैश फ्लोज दे देंगे या इनकम दे देंगे या 2 फेयर वैल्यू दे देंगे, वेट दे देंगे और बोलेंगे वैल्यू निकालो। बाकी जो लेवल 1, 2, 3 इनपुट है, जो डेफिनेशन है, इन जनरल थ्योरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। 115 ये आपके काम का है। रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, बड़ा चैप्टर है। इसमें आप शायद ये बोलोगे कि सर इसमें तो सभी इंपॉर्टेंट है, आप तो ये बता दो जो नहीं पूछा गया। तो एप्लीकेबिलिटी स्टेप 1 और स्पेशल इश्यूज बहुत ज़्यादा नहीं पूछे गए एक्सेप्ट अ फ्यू, जैसे कि सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट, वो टोल रोड वाला एक बार आया है, प्रिंसिपल एजेंट वाला है। बाकी लाइसेंसिंग, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फ्रीक्वेंटली आज नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन किस पे आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मैंने देखे हैं ना, वो है ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस में या तो डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस स्टेप 3, जिसमें वेरिएबल कंसिडरेशन होता है ना, वॉल्यूम डिस्काउंट है, या कंटिजेंट वेरिएबल कंसिडरेशन है, इतना खरीदा तो इतनी प्राइस होगी, या इतनी जल्दी कर दिया तो इतना इंसेंटिव मिलेगा, वो वाले। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज़्यादा पीओ और प्राइस लमसम है तो उसको कैसे एलोकेट करते हो, स्टेप 4। प्लस मल्टीपल टाइम्स ये भी क्वेश्चन आया कि बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट में कितने पीओज है, ये थ्योरी क्वेश्चन, इसमें न्यूमेरिकल्स इन्वॉल्व नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट छोड़ के मत जाना, इसके क्वेश्चंस आए मल्टीपल टाइम्स कि भैया इसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में क्या आएगा, नहीं आएगा, और उसके बेसिस पे परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में किस साल कितना बुक होगा, ये सब तरह के क्वेश्चंस हैं। लीजेस में एक ही चीज़ है जो मल्टीपल टाइम पूछी जाती है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीज। इसमें रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन दोनों आ गया, मैंने लिखा है यहाँ पर, ये रीमेजरमेंट भी होता है ना। लीज टर्म हमको पहले लग रहा था 5 साल रहेगी, पर रिन्यूअल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाद में इच्छा हो गई करेंगे तो 8 कर दी, या टर्म्स मॉडिफाई हो गई, हमने टर्म्स 3 साल से बढ़ा दी, या स्पेस आधी कर दी, कम कर दी, वो सब तरह के जो क्वेश्चन है वही। जबकि 116 में ये सिर्फ 10% है पूरे 116 का, इसके अलावा क्या नहीं है इस पर्टिकुलर में।
आप देखो, लेसर के लिए ऑपरेटिंग लीज है, सेल और लीज बैक है, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर है, पोर्टफोलियो एप्लीकेशन है, ट्रांजिशनल प्रोविजन, सब लीज, ढेर सारी चीज़ें, पर मल्टीपल टाइम्स यही पूछते बस कि भैया जैसे कि उसमें अकाउंटिंग कैसे होगी व्हेन रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ लीज है। एक बार लीज नॉन लीज कंपोनेंट का क्वेश्चन आया था नवंबर 23। थ्योरी अकाउंटिंग और टेक्नोलॉजी 4 अटेम्प्ट से ही आया है, जिसमें क्वेश्चंस आपको इसके ब्लॉकचेन के 2 बार मिल गए और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्लाउड कंप्यूटिंग आया। अब इसकी इतनी छोटी सैंपल साइज है कि इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन है, पर ऑप्शनल में, इंटरनल चॉइस में। तो आप इसकी थ्योरी तैयार करोगे तो आप दूसरा क्वेश्चन छोड़ के ये कर सकते हो, नहीं करी तो अगर दूसरा क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो आप वो प्रेफर करके कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा सेट पैटर्न है क्या? हाँ, तो इसमें है ना क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। फिर डेफिनेशन बेस्ड में असेट के ऊपर है, जिसमें कभी रिकॉग्निशन, कभी एक्सेप्शन टू जनरल रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है, और कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स और इस तरह की जो लिमिटेशंस होती है उसके ऊपर है। अभी रिसेंट में इनकम एक्सपेंस की डेफिनेशन और उससे पहले एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट का आया था। रोड मैप का बस एक ही बार क्वेश्चन आया, फेज वाइज एप्लीकेबिलिटी का, एथिक्स का सच हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। दोस्तों मुझे लगता है कि ये आपके लिए दिखने में कितना संक्षिप्त ये जो दिख रहा है ना, इसके पीछे बहुत सारा समय लगा हुआ है। एंड दिस कुड बी वन यूजफुल video for you to prioritize your studies better. I hope this helps you in exam. If it does, I'll be very, very happy to do this research. Chaliye, all the very best. Marathon, 200 likes and comments. If you so suggest, we will very soon come up with a marathon of the most asked and the asked topics with one question on every particular topic. Thank you.